बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में करवाएंगे सेट फॉर एक्स डी के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व। और पिछली क्लास में मैंने सेट फॉर एक्स डी के ही क्वेश्चन करवाए थे। अगर आपने नहीं किए हैं तो लिंक भी आपको मिल जाएगा इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में। लिंक पर क्लिक करिए, तुरंत ही आपको पिछली क्लास मिलेगी। और इस क्लास में क्वेश्चन करवाएंगे, फटाफट लाइक और शेयर कर दो भाई। आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लगाओ। ये रिड्यूस है, इसको आपको नहीं करना है, छोड़ देना है, ठीक है भाई। जी संयोजन एफ संयोजन जी वाले क्वेश्चन आपको छोड़ना है, नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिड्यूस है। अगले क्वेश्चन की है बारी, नहीं करूंगा उसके साथ कोई एरे। यहाँ पे लिखा है सिद्ध कीजिए कि यदि ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, ई और एफ डैश भी स्वतंत्र होंगी। ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये दिया है। सिद्ध करना है ई एफ डैश भी स्वतंत्र है। तो माय डियर स्टूडेंट, कैसे सिद्ध करोगे? सबसे पहले क्या लिखोगे? दिया है। आपने कहा जी सर दिया है, लिखेंगे। यहां से यहां तक देखिए ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं, इसका मतलब है ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पीई इंटू में पी एफ। इसे इक्वेशन फर्स्ट डालिए, सारे स्टूडेंट इसको इक्वेशन फर्स्ट डालना है, ठीक है भाई। क्योंकि ई और एफ क्या है? दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र घटनाएं हैं तो फार्मूला होता है पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर पीई इंटू पी एफ। अब सिद्ध करना है ई और एफ डैश भी स्वतंत्र हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, सिद्ध कीजिए कि ये आपको सिद्ध करना है। तो आपने कहा जी सर सिद्ध करूंगा। एक फार्मूला आपको ध्यान रखना है। अगर मैं फार्मूले की बात करूं, इसको लेके चल रहा हूं ई इंटरसेक्शन एफ डैश को, ठीक है भाई। अगर मैं पी ए इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर लिखूंगा, यही आपको ध्यान रखना है। जिस पर डैश नहीं है, जिस पर डैश नहीं है, ठीक है, उसको पहले लिखो। फिर उसके बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखना, लेकिन डैश हटा के। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना। जिस पर डैश नहीं है उसको पहले लिखना है और उसमें माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। तो ये फार्मूला ए और बी के लिए है, लेकिन यहाँ पे जो फार्मूला मैं बना रहा हूँ ई और एफ डैश में, तो पीई में से माइनस करेंगे, जिसमें डैश नहीं है उसमें से आपको माइनस करना है इतना। बताओ यहां तक क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को डाउट तो नहीं है? अब इसके बाद करेंगे क्या? हम जानते हैं इसके बराबर क्या दिया गया समीकरण एक से, पीई इंटू पी एफ। यहाँ पे रखेंगे पीई जैसे का तैसा, यहाँ पे पीई इंटू में पी एफ लिखेंगे। समीकरण एक से मैंने मान रखा है, समीकरण एक से पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर है पीई इंटू पी एफ, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, सारे स्टूडेंट लाइक कर दें क्लास को। नीचे वाली लाइट बंद है, तार लगा। अब देखो पीई कॉमन ले लो, आपने कॉमन ले लिया। दोनों में देखो पीई दिखाई दे रहा है, तो आपने कहा जी सर पीई दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे वन रहेगा, यहाँ पे माइनस का पी एफ रहेगा, ठीक है भाई। अब आप जानते हो 1 माइनस पी एफ को कैसे लिखोगे? पी एफ डैश लिखोगे। कहाँ से लिखा मैं अभी बता रहा हूँ, पीई इंटू पी एफ डैश, ठीक है। ये आया है पीई प्लस का पीई डैश बराबर 1। ये होता है भाई, ये फार्मूला याद है। ये है की प्रायिकता है, ये नहीं की प्रायिकता है। अगर है की प्रायिकता और नहीं की प्रायिकता को जोड़ते हैं तो बराबर 1 होता है। मेरे को 1 माइनस पी एफ का मान लिखना है, तो आप जानते हो यहाँ पे है की प्रायिकता
माइनस कर रहे हैं 1 में से, तो किसके बराबर होगा? नहीं की प्रायिकता के बराबर। ये नहीं की प्रायिकता है, डैश जब भी लगाओ उसको बोलते हैं नहीं की प्रायिकता। ठीक है भाई, अब मेरा उत्तर आ गया, देखो ई इंटरसेक्शन एफ डैश के बराबर पी ई इंटू पी एफ डैश, यही सिद्ध करना है। जितने भी बालक पढ़ रहे हैं नोट कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बता दें ये समझ में आ गया क्वेश्चन। फटाफट बताइए, समझ में आ गया क्वेश्चन? जय श्री राम सर, मैंने लाइक कर दिया है। अच्छा, और भी जो भी स्टूडेंट हैं लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वाईफाई सक्सेस क्लासेस से, लाइक और शेयर कर दो, क्योंकि वाईफाई सक्सेस क्लासेस का वादा है नंबर सबसे ज्यादा है। आप प्रैक्टिस करिए, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, इसके अलावा कुछ मत पढ़िए, यहीं से पेपर पूरा आपका मिल जाएगा, आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कृष्णा सर, पीडीएफ कैसे मिलेगा? मैं आपको दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, आराम से वहां से आप डाउनलोड कर लेना, फिर उसके बाद रफ खरीद के प्रैक्टिस कर लेना। मैं वादा करता हूं आपसे, गणित में आएंगे 100 में 100। जिस स्टूडेंट के पास नंबर नहीं है तो लिख ले 7607620452, ये मेरा मोबाइल नंबर है। मानव सर नाम से सेव कर लो, ठीक है। मैं वादा करता हूं आपसे, गणित में आएंगे 100 में 100, गणित में आएंगे 100 में 100। मैं वादा करता हूं आपसे, 9 बजे वाली क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट नहीं करवा रहा हूं, 9 बजे वाली क्लास में चैप्टर वाइज करवा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन 6:30 बजे वाली क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं। 2023 के सारे मैंने प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिए हैं, 2022 के भी मैंने करवा दिए हैं, सेट 1 से लेकर सेट 7 तक। अंसाल अगर नहीं है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूं और वहां से डाउनलोड कर लेना। 7607620452 ये मेरा मोबाइल नंबर है। गणित में चाहिए 100 में 100, मैं वादा करता हूं आपसे एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा, केवल आप प्रैक्टिस करिए जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। यहाँ पे लिखा है अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो अवकल समीकरण आपको मिलेगा पेपर में, 3 विधि की आपको जानकारी होना चाहिए, तभी एक अवकल समीकरण को हल कर पाओगे। पहली विधि मेरी है चरों को पृथक करने की विधि, दूसरी जो मेरी विधि है समघातीय अवकल समीकरण, तीसरी जो मेरी विधि है रैखिक अवकल समीकरण। अब आपको मैं बताता हूं 1 बाय 1 विधि कि कौन सी कब लगेगी। देखो, सबसे पहले आपको चरों को पृथक करने की विधि चेक करना है। ये कैसे पता चलेगा कि चरों को पृथक करने की विधि लगेगी? अगर x और y के पद इनटू में दिए गए हों, अवकल समीकरण में x और y के पद इनटू में दिए गए हों तो चरों को पृथक करने की विधि लगेगी। ये पहचान है। समघातीय अवकल समीकरण की पहचान ये है कि हर एक पद में एक जैसी घात आपको मिलेगी। अगर हर एक पद में एक जैसी घात मिल रही है तो समघातीय अवकल समीकरण है, ये पहचान है। अब रैखिक अवकल समीकरण की क्या पहचान है? अगर 2 जगह y दिख जाए तो समझो y चर में रैखिक अवकल समीकरण है। अगर 2 जगह x आपको दिखाई देते हैं, एक अवकल समीकरण मिलेगा, 2 जगह आपको x दिखाई देता है, तो माय डियर स्टूडेंट चर x में रैखिक अवकल समीकरण मिलेगा। और बस p और q निकाल के तुरंत व्यापक हल के लिए फार्मूला लग जाता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है चरों को पृथक करने की विधि लगी। क्यों? क्योंकि इसका जब क्रॉस इंटू कर देंगे ना तो साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स, एक्स वाला पद dx को मिल जाएगा। आराम से चरों को पृथक करने की विधि लगा देंगे। तो अवकल समीकरण लिख लो। आपने कहा जी सर, एक कोटि एक घात का अवकल समीकरण है dy अपॉन dx के बराबर साइन इनवर्स x। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले चरों को पृथक करने की विधि, चरों को पृथक करने की विधि।
तो आपने कहा जी सर dy बराबर साइन इनवर्स एक्स और dx, ठीक है, इसका क्रॉस इनटू मैंने कर दिया, तो साइन इनवर्स एक्स dx और उस तरफ dy है, तो चर को सेपरेट करने के बाद समाकलन कर दो। तो आपने कहा जी सर दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, कर दो भाई, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो बराबर के इस तरफ और बराबर के उस तरफ, आप जानते हो अचर पद का जानते हो समाकलन, इसका कैसे करोगे मैं आपको बताता हूं। ILATA ये 5 फलन होते हैं। पहला फलन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, अगर सिंगल दिखाई देता है तब आपको 1 का इंटू करके समाकलन करना है और 1 को ऑलवेज सेकंड ही मानना है, और बचा हुआ जानते हो उसको फर्स्ट माना जाता है। अगर यल आपको सिंगल दिखाई दे, यल का मतलब जानते हो जिसमें लॉग होता है, जिसमें लॉग होता है उसको बोलते हैं लघुगणकीय फलन। सिंगल दिखाई देता है तो 1 का इंटू करके 1 को ऑलवेज सेकंड ही माना जाता है और इसको फर्स्ट। तो आई कहीं अकेला दिख जाए समाकलन नहीं होगा, 1 का इंटू करके समाकलन करेंगे। यल कहीं आपको दिख जाए तो सिंगल 1 का इंटू करके 1 को सेकंड मानकर आपको क्या करना है, समाकलन करना है। फटाफट यहाँ पे क्या करेंगे, 1 का इंटू करना पड़ेगा। ये लो 1 का इंटू कर दिया, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, सेकंड हो गया, ये मेरा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। चाहो तो आइलेट यहाँ पे लगा लो, आइलेट से भी आप बता सकते हो कि फर्स्ट किसको माना जाएगा, सेकंड किसको माना जाएगा। अगर आइलेट लगाना चाहते हो लगा सकते हो, लेकिन मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि 101% 1 को सेकंड माना जाता है, चाहे आप आइलेट लगाओ या ना लगाओ। अगर ये ध्यान रखोगे कि 1 का इंटू करते हैं तो 1 को ऑलवेज सेकंड मानते हैं, तो इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे गुणन नियम लगाते हैं। समाकलन का फार्मूला जानते हो, समाकलन का फार्मूला जानते हो, गुणन नियम का, जल्दी बताओ जयदीप, जल्दी बताओ, समाकलन में गुणन नियम का फार्मूला जानते हो? देखो मैं बताता हूँ, फर्स्ट को जैसे का तैसा, सेकंड वाले का समाकलन, फर्स्ट वाले का जैसे का तैसा, सेकंड वाले का समाकलन, माइनस पहले ब्रैकेट में पहले वाले का अवकलन, सेकंड ब्रैकेट में सेकंड वाले का समाकलन। तो ये समाकलन मैं कर चुका हूं, ये मैंने लिख दिया, याद रखना। पहले ब्रैकेट में पहले वाले का अवकलन, सेकंड ब्रैकेट में सेकंड वाले का समाकलन, तो ये समाकलन कर चुके हैं, यही लिख लिया। साइन इनवर्स का अवकलन सारे के सारे स्टूडेंट जानते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है। बताओ यहाँ तक क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जो बचेगा उसका करेंगे समाकलन। तो y के बराबर मैं लिख रहा हूँ x इंटू में साइन इनवर्स एक्स, ठीक है भाई। यहाँ पे देखा ऊपर क्या है मेरा, x का 1 में इंटू करेंगे, x नीचे इतना। अब आप जानते हो यहाँ पे एक रूल लगेगा, यहाँ पे मैं बताता हूँ, आपने पढ़ा होगा एफ डैश एक्स के अपान में एफ एक्स रूट के अंदर, एनसीईआरटी की बुक में आपको मिलेगा 7.2 प्रश्नावली में। प्रतिस्थापन विधि के जो 2 फार्मूले बताए मैंने, नीचे वाली होल घात 1 होना चाहिए या होल घात आधी होना चाहिए। ये 2 फार्मूले बने हैं, होल घात 1 के लिए बना है, होल घात आधी के लिए बना है। तो आधी घात में क्या होता है, नीचे वाले का अवकलन करते हैं, अगर ऊपर वाला मिलेगा तो आप जानते हो डायरेक्ट 2 रूट इतना लिखना है बस। अगर आपको नीचे 1 घात दिखाई दे, होल घात 1 दिखाई दे, तो लॉग के बाद में लिखना है। ये प्रतिस्थापन विधि के 2 फार्मूले होते हैं, ठीक है। चाहे आप टी मानो या फिर दोनों में से एक फार्मूला लगाओ, तो मैं कहता हूं टी ना मानो, इसमें कम समय लगता है। तो नीचे वाले का अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि अवकलन मेरा 0 माइनस 2x है, तो 0 माइनस 2x है तो ऊपर माइनस का 2x होना चाहिए। तो मैं -2 का गुणा और -2 का भाग करूंगा,
बताओ भाई, -2 का गुणा -2 का भाग करूंगा। जल्दी बताओ फटाफट, जितने भी स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं बताएं भाई, कितने का इंटू किया जाएगा, कितने का डिवाइड किया जाएगा, फटाफट बता दें। आपने कहा जी सर मेरे समझ में आ रहा है कि नीचे वाले का अपकलन करेंगे तो माइनस का 2x मिलेगा ना। अब माइनस का 2x ऊपर नहीं है, तो नहीं है तो माय डियर स्टूडेंट भाग और गुणा दिखाना पड़ेगा। तो x साइन इनवर्स x जैसे का तैसा। अब माइनस, मैंने -2 का डिवाइड लगा लिया, -2 का इंटू कर लिया, बस। अब कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि नीचे वाले का अपकलन करो ऊपर वाला मिलेगा। फार्मूला तो आप जानते हो, एफ डेस एक्स अपान में रूट में इतना और यहाँ पे dx, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 रूट एफ एक्स और प्लस c। जिसका अपकलन करते हैं उसी को रूट में आपको लिखना है। तो अपकलन नीचे वाले का किया तो नीचे वाला ही आपको लिखना है। ये मैंने फार्मूला लिख दिया। जो भी बालक फार्मूला नहीं जानते हैं ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। y बराबर x इंटू में साइन इनवर्स x माइनस 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 प्लस हो जाएगा भाई साहब। यहाँ पे आराम से 2 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखे प्लस c। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर x साइन इनवर्स x, यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में प्लस c। ये मेरा निकल आया वक्र का समीकरण। ये मेरा क्या निकल के आ गया? वक्र का समीकरण। व्यापक हल में निकला क्योंकि c दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं वक्र का समीकरण तो है लेकिन व्यापक हल में निकला है। सारे सारे मेरे प्यारे भाई यहाँ पे लिखे हैं व्यापक हल। बताओ, वक्र का तो समीकरण निकला है लेकिन व्यापक हल में निकला है। यहाँ तक क्लियर है? ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। बताओ भाई, अगले क्वेश्चन की बारी नहीं करूंगा उसके साथ कोई यारी। अगले क्वेश्चन की बारी नहीं करूंगा उसके साथ कोई यारी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है x, y और z अक्षों की दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो चाहे वो दिक् कोज्याएं पूछे चाहे दिक् अनुपात पूछे, x अक्ष की चाहे वो दिक् कोज्याएं पूछे चाहे दिक् अनुपात पूछे 1 0 0। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये मैंने पढ़ाया है आपको, बेसिक बताया था ना कि x अक्ष की दिक् कोज्याएं पूछे या दिक् अनुपात पूछे 1 0 0। अगर y अक्ष की दिक् कोज्याएं पूछे या दिक् अनुपात पूछे तो 0 1 0 होता है। अगर z अक्ष की दिक् कोज्याएं पूछे या दिक् अनुपात पूछे तो कितना होता है? इतना होता है भाई। ठीक है भाई, तो फटाफट मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। x अक्ष की दिक् कोज्याएं, सारे सारे मेरे प्यारे भाई यहाँ पे लिखे हैं। जैसा मैं लिख रहा हूं ऐसे ही आपको लिख लेना है। ठीक है भाई, 1 0 0। ब्रैकेट ना लगाओ, ब्रैकेट लगाओगे बिंदु लगेगा। बगैर ब्रैकेट के ही लिखना। ठीक है, ब्रैकेट मत लगाओ, इतना लिख दो। ये मेरा क्या है? यल है। ये मेरा क्या है? यम है। ये मेरा क्या है? यन है। ठीक है, तो यल यम यन आराम से डायरेक्ट बता सकते हो। बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। किसी भी स्टूडेंट को डाउट तो नहीं है? अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, y अक्ष की 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 1 नंबर में आप क्या करो, डायरेक्ट यहाँ पे बता दो। चाहे वो दिक् अनुपात पूछे चाहे दिक् कोज्याएं पूछे तो यही आपको लिख देना है। ठीक है भाई, अब बात करेंगे z अक्ष की दिक् कोज्याएं। z अक्ष की दिक् कोज्याएं फटाफट क्या करो, यहाँ पे लिख दो भाई। इतना तो आप जानते हो 0 0 1। बताओ भाई, क्लियर है? फटाफट लाइक और शेयर कर दो। अगले क्वेश्चन की बारी नहीं करूंगा उसके साथ कोई यारी। देखो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए fn बराबर इतना दिया गया है।
यहाँ पे और भी लिखा होगा क्योंकि क्वेश्चन पूरा नहीं है। यहाँ पे देखो कहता है एफ इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। बाइजेक्टिव का मतलब होता है कि आपको एकाकी और आच्छादक दिखाना है, एकाकी और आच्छादक दिखाना है। यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेट वेदर, मतलब चेक करना है कि फलन एकाकी आच्छादक है या नहीं है। तो फटाफट मैं क्या करूंगा, दिया गया फलन लिखूंगा। ये क्वेश्चन अधूरा है भाई, यहाँ पे इसकी हिंदी जरूर लिखी होगी कि आप चेक करिए कि फलन एकाकी है या नहीं, आच्छादक है या नहीं है। क्या है रम्मी, जल्दी बताओ भाई, बताते रहो। दिया गया फलन, आपने कहा दिया गया जो फलन है मेरे पास एफ एन के बराबर है n प्लस 1/2। ठीक है भाई, यहाँ पे साफ साफ उसने बोला है n जो है मेरा विषम है, n मेरा क्या है, विषम है। ठीक है भाई, n/2 पर क्या बोला है, n सम है, इतना बोला है। ठीक है भाई, अब इसके बाद क्या करोगे, आप जानते हो, अगर जो मेरा प्रतिचित्रण दिया गया है, प्रतिचित्रण मेरा दिया गया है एफ सच दैट n टेंड्स टू n, तो प्रतिचित्रण में सबसे पहले आप क्या देखोगे, सबसे पहले आपको समुच्चय देखना है, समुच्चय। अगर समुच्चय परिमित है तब आपको डायग्राम से सवाल लगाना है, अगर समुच्चय अपरिमित है तब आपको फार्मूले से सवाल लगाना है। तो यहाँ पे जो प्रतिचित्रण दिया गया है, मतलब मैपिंग जो मिली है एफ सच दैट n टेंड्स टू n, ये मिली है। ठीक है, मैपिंग के सामने ही आपको फलन का मान लिखना है। ये तो मैं काफी दफा आपको बता चुका हूं कि आपको फलन जो भी लिखना है प्रतिचित्रण के सामने ही लिखना है। इतनी तो जानकारी मैंने दे दी है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं जहां n जो है मेरा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसका मतलब 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, ये क्या है मेरा अपरिमित समुच्चय। यहाँ पे लिख लूं, जैसा मैं लिख रहा हूं ऐसे ही पेपर में लिखना है, अपरिमित समुच्चय है। अगर अपरिमित समुच्चय है तब आपको तीर आरेख से सवाल नहीं लगाना है, डायग्राम से सवाल नहीं लगाना है, फार्मूले से सवाल लगाना है। क्यों? क्योंकि अपरिमित समुच्चय है भाई। जब अपरिमित समुच्चय है तो आपको डायग्राम से सवाल नहीं लगाना है, फार्मूले से लगाना है। तो एकाकी और बहु एक के लिए फार्मूला बता दो। आपने कहा जी सर, फार्मूला होता है fx1 बराबर fx2, यही फार्मूला होता है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या n है, x1 x2 के स्थान पे क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो fn1 ऐसे लिखो बराबर में fn2। ठीक है भाई, क्योंकि x के स्थान पर n बता दिया तो मैंने क्या बोला है, fn1 बराबर fn2। आप क्या करोगे, विषम के लिए अलग और सम के लिए अलग यहाँ पे हल करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूं। यदि n मेरा क्या है, विषम है, यदि n क्या है मेरा, विषम है, अगर n विषम है तब इसके सामने देखो, किसके सामने देखो, n 1/2 है, यही है। fn का मान n प्लस 1/2 विषम के लिए है और सम के लिए n/2 है, तो ये वाला आपको लेना है। तो आपने कहा जी सर n1 प्लस 1/2, फिर बराबर में fn2 का मान यहाँ से निकालो, n2 प्लस 1/2, ये काट दो। तो n1 प्लस का 1 बराबर n2 प्लस का 1, ये कट जाएगा तो कितना मिल जाएगा, n1 बराबर n2। यहाँ पे कैलकुलेशन करने पर बराबर आया है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है बराबर आएगा या नहीं आएगा, चेक करना पड़ेगा भाई, फलन के मान निकालना पड़ेंगे।
तब बता पाओगे कि यहाँ पे बराबर आएगा या नहीं आएगा। तो मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं करना, आपको 2 मान लेना है। कितने मान लेना है? 2 मान, क्योंकि अपरिमित समुच्चय है, बहुत सारी संख्या हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, आर हो, आई हो या जेड हो, इन 3 में से कोई सा समुच्चय मिल जाए तो 1 और -1 लेना है। अगर प्राकृतिक संख्याएं दिख जाएं तो 1 और 2 लेना है। प्राकृतिक संख्याओं में 1 और 2 लेना है, पता लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला है विषम है, तो n मतलब विषम है, तो 1 ले लो कैपिटल N से, फिर 3 ले लो, क्योंकि n क्या है मेरा बताया है, विषम है। अब फलन के मान निकाल लो। याद रखना कि अगर यहाँ पे सम विषम की कंडीशन ना होती तब 1 और 2 पर ही काम किया जाता, लेकिन यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट 1 और 3 पर आपको काम करना। क्यों? क्योंकि n एक विषम है। अब n बराबर 1 रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे, क्योंकि fn बराबर n + 1/2 लिया है, तो f1 बराबर कितना आएगा भाई साहब, यहाँ पे रखेंगे 1 + 1/2। सॉल्व करेंगे, कितना मिल जाएगा मेरे को भाई? 1 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 2/2 तो 1 मिल गया। ठीक है, n बराबर 3 रखेंगे तो फलन का मान निकालेंगे। जैसे ही 3 रखा है यहाँ पे, 3 + 1, देखो भाई 3 + का 1 और बटे में 2, कितना मिल जाएगा मेरे को? 2 मिल जाएगा। अब फलन के मान बता दो। अगर फलन के मान अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा? बराबर आएगा। ETC यहाँ पे लिख दो। ETC इसलिए लिखना है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मान हैं, कुछ भी ले सकते हो n के स्थान पर, 1, 3, 5, 7, 9, लेकिन मैंने बोला है केवल 2 पर काम करो, 1 और 3 पर। अगर फलन के मान एक जैसे निकल रहे हैं तब यहाँ पे आएगा नॉट इक्वल। फलन के मान अलग अलग निकल रहे हैं तो यहाँ पे आएगा बराबर। अगर बराबर आएगा तो फलन एक ही हो जाएगा भाई साहब। यहाँ पर कामा करके लिख लो, फॉर एवरी n1 n2 किस में बिलोंग करेंगे? पहले जो समुच्चय होता है वो x के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे n का काम करेगा। ये तो पता ही है आपको, पहला समुच्चय x के लिए होता है, बाद वाला समुच्चय y के लिए होता है। तो यहाँ पर आपको कैपिटल N में आपको दिखाना है। ठीक है भाई, ये मैंने आपको बता दिया है कि भाई साहब बराबर कैसे आया। ठीक है, चेक करना पड़ता है, तो ये चेक होने के बाद ही निकला है भाई साहब। अब आराम से क्या करो, फटाफट सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लें। जैसा मैंने बताया, ये सवाल आए तो कर लेना भाई साहब, क्योंकि अच्छा सवाल है, पेपर में आ चुका है, आप लोग इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है भाई, इसको आपको करना जरूर है। और कैसे करना है? अलग अलग शर्त पर अलग अलग आपको चेक करना है। आपने कहा जी सर, अलग अलग शर्त पर अलग अलग मैं चेक करूंगा। यहाँ तक क्लियर है? पहले ये बताइए सारे के सारे स्टूडेंट, ये बता दें यहाँ तक क्लियर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, क्योंकि पहले पार्ट के जो प्रश्न होते हैं आपके समझ में नहीं आते हैं। तो मैं कह रहा हूं समुच्चय अपरिमित है। ठीक है भाई, तब आपको फार्मूले सवाल लगाना है। तो मैंने केवल विषम के लिए काम किया है, अभी मेरा सम बचा हुआ है, तो सम के लिए काम करूंगा। तो कैसे करोगे? देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं, यदि n सम है, यदि n क्या है मेरा? सम है, तो आप जानते हो सम के लिए fn के बराबर बता दो क्या है? n/2 है। तो fn1 का मान fn2 का मान बता दो फटाफट। आपने कहा fn1 का मान n1/2 और fn2 का मान n2/2, काट दो। यहाँ पर देखो भाई बराबर निकला, अभी क्लियर नहीं है बराबर होगा या नहीं होगा। फलन के मान आपको निकालना पड़ेंगे। क्या निकालना पड़ेंगे? फलन के मान, तब बता पाओगे यहाँ पे बराबर आएगा या नहीं आएगा। तो ये कंडीशन है सम के लिए, तो कुछ नहीं करना है, n के मान आप 2 ले लो, 1 ले लो 2, क्योंकि सम का मतलब है 2, 4, 6, 8, n से ही ले रहा हूं, 4 ले लो। अब फलन के मान निकाल दो। आपने कहा जी सर,
F2 पे निकाल रहा हूँ और F4 पे निकाल रहा हूँ। मेरे पास सम फलन के लिए जो Fn है n/2 है। सम फलन के लिए Fn कितना है मेरे पास, n/2 है। तो आपने कहा n बराबर 2 जब इसमें रखेंगे तो 2/2 कितना आएगा, 1 आएगा। F4 इसमें रखेंगे तो 4/2 कितना आएगा, 2 आएगा। फलन के मान बराबर नहीं है, फलन के मान बराबर नहीं है। तो जब बराबर ना निकले फलन के मान तो यहाँ पे क्या आता, बराबर आता। अगर यहाँ पे 1 आया, यहाँ पर भी 1 आता, ठीक है, दोनों जगह अगर 1 आता तो फलन के मान एक जैसे हो जाते। फलन के मान अगर एक जैसे हो जाते तो यहाँ पे क्या आता, नॉट इक्वल आता, नॉट इक्वल आता। और यहाँ पे क्या निकला है, यहाँ पे इक्वल निकला है। तो आप जानते हो 100 बार सच बोलो लेकिन एक बार अगर झूठ बोल दो तो झूठ ही टोटल काउंट होता है। तो अगर यहाँ पे बराबर आया है और यहाँ पे बराबर नहीं आया है तो आप बता दो एक ही नहीं है, दोनों जगह बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे बराबर आ रहा है और पीछे भी बराबर निकला है तो फलन क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। यहाँ पे लिख दो F कामा समुच्चय n से n में एक ही है। क्या है, एक ही फलन है। अब किसी को अगर डाउट हो आप पूछ सकते हो हमसे, मैं बताऊंगा। अगर डाउट हो यहां तक तो पूछ लो भाई साहब, पीछे वाला समझ लो, आगे वाला मैंने समझा दिया है। बता भाई। उन्नति नायक, रितिका, गुड इवनिंग, जल्दी बताओ यहां तक क्लियर है। याद रखना अपरिमित अगर समुच्चय है तब आपको फार्मूले से ही सवाल लगाना है। मंजू कुमारी क्लियर दिखेगा, 360 पे चला लो, यूट्यूब सेटिंग से वीडियोज 360 पे चलाओ, आराम से दिखेगा। 360 यूट्यूब सेटिंग से कर लो वीडियो क्वालिटी, आराम से दिखेगा। ठीक है भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर ये भी है, मतलब हिंदी तो इसकी लिखी नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन अधूरा है, लेकिन मैं बताता हूं। बाइजेक्टिव का मतलब है अगर फलन एक और आच्छादक होगा तभी बाइजेक्टिव होगा। तो एक तो हो गया, अब आच्छादक और निकालना है आपको चेक करके कि होगा या नहीं। आच्छादक और अंताक्षेपी के लिए फार्मूला बताओ। आपने कहा जी सर, आच्छादक और अंताक्षेपी के लिए फार्मूला बाई बराबर क्या होता है, fx होता है। लेकिन मैंने क्या बोला है, x नहीं, यहाँ पे n का काम आपको करना है। भाई फलन में n बताया यहाँ पे, तो x के स्थान पर n आपको लेना है। ठीक है, ये ध्यान रखो, ये मैंने ले लिया। अब इसके बाद ये फार्मूला क्या बताता है, बाई बराबर अगर fx लगता तो ये फार्मूला बताता है कि x का मान बाई के पदम निकालो। लेकिन यहाँ पे जो n है ये बोलेगा कि n का मान किसके पदम निकालोगे, बाई के पदम निकालोगे। तो अलग अलग कंडीशन आपको लेनी है। कैसे, सम के लिए अलग लेनी है, विषम के लिए अलग लेनी है। यदि n क्या है मेरा, विषम है, अगर विषम है तब fn के बराबर बता दो, जल्दी बताओ। अगर मेरा n विषम है तो fn के बराबर क्या है, n + 1/2। तो मैंने लिखा n + 1/2। अब यहां से n का मान निकाल दो बाई के पदों में, फटाफट जो है n का मान निकाल दो बाई के पदों में। देखो भाई क्रॉस इनटू कर दो तो 2 बाई बराबर कितना होगा, n + 1 होगा। तो n बराबर 1 का पक्षांतर करेंगे तो इतना मिल जाएगा। n का मान निकला बाई के पदों में। अब यहाँ पे जो n का मान निकला है वो चेक करना है कैपिटल n में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, पहले वाले समुच्चय में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, चेक करना है आपको। 2 मान लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, 2 मान लेना है। ठीक है भाई। तो आप बाई का मान n से लेना है, प्राकृतिक संख्याओं से। ठीक है,
लेकिन इतना ध्यान रखना है जो n निकलना चाहिए विषम निकलना चाहिए। y का मान यहाँ पे कुछ भी रखो विषम निकलना चाहिए। तो मैंने कहा भाई साहब y का मान अगर हम 2 रख रहे हैं 4 रख रहे हैं आराम से विषम मिल सकता नहीं मिल सकता है, क्योंकि 2 दूनी 4 में से एक गया 3। ठीक, तो y का मान आराम से रखो 2 4, तो n का मान निकाल लो। जैसे आपने n का मान निकाला और y का मान यहाँ पे रखा, 2 दूनी 4 माइनस 1 बराबर 3, विषम मिला भाई। ये n का मान विषम मिला, यहाँ पे देखो n का मान विषम मिला। ठीक है भाई, y का मान 4 रखो तो n बराबर 2 चाकू 8 माइनस 1 कितना मिला 7। ये भी क्या है मेरा विषम है, क्योंकि कंडीशन आपने ली है विषम की, तो y का मान आपको अपने पास से रखना है, लेकिन n का मान क्या निकलना चाहिए विषम निकलना चाहिए। ठीक है भाई, अब बता दो कि ये जो निकला है ये बिलोंग कर जाएगा n में, क्योंकि n जो निकला है वो विषम निकला है। ठीक है, तो आराम से यहाँ पे ये हो जाएगा आच्छादक, तो यहाँ पे क्या लिख दो बिलोंग टू n। ठीक है भाई, सारे स्टूडेंट क्या करें लाइक कर दें क्लास को। ठीक है, ओके भाई, आ रहा है समझ में। ठीक है, अब इसके बाद में अगली जो कंडीशन है वो वाली बता दो। सम के लिए यदि n एक सम है, सम के लिए fn के बराबर क्या है मेरे पास, पीछे देखो ये है n/2। तो फार्मूला यही आपको लगाना है y बराबर fn का, लेकिन यहाँ पे जो आप fn रखोगे तो n/2 रखना, तो y बराबर n/2 आपने रखा। ठीक है भाई, क्योंकि सम फलन के लिए आप काम कर रहे हो। n का मान निकालो, ये लो। अब यहाँ पे आपको चेक करना है ये n का मान जो निकला है चर में पहले वाले समुच्चय में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा इसमें, तो चेक कर लो। कैसे चेक करोगे, देखो भाई मैंने कहा चेक कर लो, y का मान आप कैपिटल N से ले लो, लेकिन ऐसे लेना है कि n बोला है सम होना चाहिए भाई, क्योंकि सम के लिए ही ये परिभाषित है। तो मैंने कहा y का मान अगर 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो, क्योंकि 2 का गुणज है ना, आराम से सम मिल जाएगा। तो फटाफट मैं क्या करूंगा n का मान निकाल रहा हूं। जब ये y का मान 1 रखोगे 2 मिलेगा, जब y बराबर 2 यहाँ पे रखोगे 4 मिलेगा, तो सम दिख रहा है। तो n का मान मेरा क्या निकला, यहाँ पे सम निकला। अब जब सम निकला है तो कंडीशन मेरी क्या हो गई, सत्य हो गई भाई, क्योंकि अगर n का मान सम मिल रहा है तो n बराबर 2y जो है पहले वाले समुच्चय में बिलोंग कर जाएगी तो ये फलन जो होगा आच्छादक हो जाएगा भाई। तो फलन क्या हो गया मेरा, आच्छादक हो गया। इस तरीके से आपको सवाल लगाना है, पेपर में ऐसे ही करना है। ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। तो यहाँ पे लिख दो f कामा समुच्चय n से n में आच्छादक फलन है, अतः करके लिख दो। अतः करके आपको एकैकी और आच्छादक एक साथ लिखना है। ठीक है, एकैकी और आच्छादक क्या लिखना, एक साथ लिखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एकैकी बताया है, यहाँ पे आपने आच्छादक बताया। अतः करके दोनों को एक साथ लिख दो। अतः f कामा समुच्चय n से n में एक ही आच्छादक फलन है, एक ही आच्छादक फलन है। इस तरीके सवाल आपको लगाना है। ठीक है, आ गया समझ में, जल्दी बताओ फटाफट। जो भी नए बालक जुड़े हुए हैं क्लास को लाइक कर दें और
चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वाईफाई का वादा नंबर सबसे ज्यादा, वाईफाई का वादा नंबर सबसे ज्यादा, जयदीप नायक, मंजू कुमारी, सर जी आप पर 2022 मैथ बोर्ड का पेपर भेजूं मैं, आप उसका क्लास में सलूशन करा दीजिए। ठीक है भाई, मंजू कुमारी करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखो, मेरा मोबाइल नंबर आपको पता ही है, जो भी डाउट हुआ करें तो इस पे भेज देना। ठीक है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दे दूंगा। 7607620452 जो भी आपका डाउट हो या फिर आपको सॉल्व करवाना है बोर्ड पे क्वेश्चन 7607620452 पे फोटो खींच के डाल देना। ठीक है भाई, फिर मैं बोर्ड पर उस क्वेश्चन को लगवा दूंगा। यहां पे देखो कहता है भाई साहब सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर π/4। तो आप जानते हो अगर मैं इतना लेके चलूंगा, इतना लास्ट लाइन कितनी बनना चाहिए, π/4 आ जाए। सॉल्व करने पर लास्ट लाइन इतनी बन जाए, जब इतनी बन जाएगी ना तो π/4 आ जाएगा। तो याद रखना है कि LHS आपको लेके चलना है और RHS आपको निकालना है। प्रश्न नंबर 6 का 6 है कि 5 है, देख लेता हूं। 5 है, 5। क्वेश्चन नंबर 5 डालो। तो मैंने आपसे कहा चलिए भाई LHS लेके, LHS 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/5 फिर 10 इनवर्स 1/8। यही है फार्मूला, याद है। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का लगा दो, फिर उसके बाद 10 इनवर्स 1/8 के साथ भी 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का लगा लूंगा फार्मूला। तो फार्मूला यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। फार्मूला मेरा होता है 10 इनवर्स x प्लस y अपान में 1 माइनस xy। तो फार्मूला मेरा ये है, इस फार्मूले का यूज करेंगे। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y होता है बराबर 10 इनवर्स x प्लस y अपान में 1 माइनस xy। तो इन दो में लगा लो, तो x का मान कितना है मेरा 1/2 है, y का मान मेरा कितना 1/5 है, अपान में 1 माइनस x इंटू वाई। ये है भाई। अब यहाँ पे प्लस का आप लिख लीजिएगा 10 इनवर्स 1/8। ठीक है भाई, तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y के बराबर होता है 10 इनवर्स x प्लस y अपान में 1 माइनस xy। तो x मेरा 1/2 है, y मेरा 1/5 है, ऊपर जोड़ेंगे नीचे 1 में से इंटू करके लिखेंगे। अब इसके बाद लघुत्तम ले लो, जितना ऊपर लघुत्तम मिलेगा उतना ही नीचे मिलेगा। तो ऊपर 10 मिल गया, 5 एकम 5 2 एकम 2, नीचे कितना मिल गया 10 मिल गया, 10 एकम 10 माइनस 1 और प्लस का 10 इनवर्स 1/8 लिख दो। ये 10 से 10 काट दो, ऊपर कितना मिल गया मेरे को 10 इनवर्स 5 2 7 बटे में 10 में से 1 को माइनस करेंगे 9। यहाँ पे देखो प्लस 10 इनवर्स 1/8, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फिर लगाएंगे फार्मूला, यही वाला लगा लो फार्मूला। ये x है और ये क्या मेरा y है, अपान में 1 माइनस xy मतलब 7/9 का गुणा करेंगे 1/8 में। आगे बढ़ता हूं, बराबर लिखेंगे, ऊपर जितना लघुत्तम मिलेगा उतना ही नीचे मिलेगा। तो ऊपर कितना मिला लघुत्तम 9 × 72, जितना ऊपर लघुत्तम मिलेगा उतना ही नीचे मिलेगा। 10 इनवर्स वाले सवाल में जितना ऊपर लघुत्तम मिलेगा उतना ही नीचे मिलेगा, चाहे यहां पे देख लो चाहे यहां पे देख लो। 10 इनवर्स वाला सवाल कहीं दिख जाए, जितना ऊपर लघुत्तम मिलेगा उतना ही नीचे मिलेगा। 8 7 56, यहाँ पे 56 लिखो। ठीक है भाई, फिर इसके बाद में 9 एकम 9, नीचे बताओ 72 तो लिख लो, फिर 72 एकम 72
फिर -7 एकम 7 काट दो, 72 से 72 कटेगा तो ऊपर कितना मिला 10 इनवर्स 9 6 15, 5 और 1 6, नीचे 12 में से 7 माइनस करो 5 मिला, यहाँ पे 6 मिला, 65 एकम 65 कट गया। तो लास्ट लाइन मैंने कितनी बताई? लास्ट लाइन मैंने बताई आपको 1। देखो 1 निकला, ये आ गया π/4 भाई साहब। क्यों? क्योंकि आप जानते हो मुख्य मान कैसे निकाला जाता है। 10 की टेबल में बंज होता है 10 π/4 का मान होता है। आ गया आंसर π/4 RHS। इस तरीके से सवाल आपको लगाना है। LHS लेके चलो RHS निकाल दो। सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई प्रूव कीजिए। हो जाएगा, टेंशन क्यों लेते हो भाई प्रदीप। आपका सवाल है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। लिख रहा हूं भाई, प्रदीप नाम है आपका, ठीक है। आपका जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है भाई। प्रदीप कुमार नाम है आपका, ठीक है भाई। लो भैया प्रदीप कुमार, आपका क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन क्या है? उसने बोला है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई, ठीक है। यही है सवाल। फिर उसके आगे बताइए क्या लिखा है। उसके आगे ये तो दिया है, ये तो दिया है, यदि इतना हो तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है बताइए। जल्दी बताओ, क्वेश्चन पूरा लिखा करो। अब क्या सिद्ध करना है जल्दी बताओ भाई, फिर मैं यहाँ पे लिखूं, फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा पूरा। नहीं अगर बताओगे तो थोड़ा सा मैं दिमाग लगाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा। तो दिमाग मेरा काम करेगा 101%। आपने कहा जी सर कर लीजिएगा, क्या निकल के आएगा? नीचे वाला खत्म हो जाएगा तो ऊपर वाला कितना मिलेगा? ये सिद्ध करना पड़ेगा आपको, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर XYZ। यही सिद्ध करना है। हाँ यही होगा भाई। देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहले क्या लिखोगे? दिया है। सबसे पहले क्या लिखोगे? दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। अब आप बताओ 3 वाला फार्मूला लगाओगे कि 2 वाला लगाओगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, 2 वाला फार्मूला लगाओगे या फिर 3 वाला फार्मूला लगाओगे? क्योंकि 2 वाला फार्मूला मेरा यहाँ पे है, देखो 2 वाला ये फार्मूला है, 3 वाला भी फार्मूला होता है। चाहो तो 3 वाला फार्मूला लगा लो या फिर 2 वाला। अगर 3 वाला ना याद हो तो इसमें 2 बार, फिर ये बचेगा इसके साथ ले लेंगे। 2 बार फार्मूला लगाना पड़ेगा अगर 2 वाला फार्मूला लगाते हो। 3 वाला एक ही बार लगेगा, 3 वाला एक ही बार लगेगा। 3 वाला देख लो, 3 वाला फार्मूला x प्लस वाई प्लस जेड माइनस XYZ ये होता है अपान में 1 माइनस XY माइनस का YZ माइनस का ZX। ये 3 वाला फार्मूला होता है, ठीक है। और बराबर में कितना है मेरा? पाई है। अब tan इनवर्स को उस साइड लेके जाएंगे तो कितना मेरा मिलेगा भाई? उस तरफ तो आपका मिलेगा 10 पाई, तो मैंने लिखा है उस तरफ बराबर में 10 पाई। देखो भाई 10 पाई का मान बता दो। आप जानते हो tan 0 का मान, tan 180 अंश का मान कितना होता है? 0 ही होता है। तो बराबर में कितना निकल के आएगा? 0 निकल के आएगा। क्रॉस इनटू कर दो भाई। जैसे ही आप क्रॉस इनटू करोगे, पहले 0 यहाँ पे लिख दो, उसके बाद क्रॉस इनटू करेंगे तो नीचे वाला खत्म हो जाएगा। नीचे वाला क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो आपने कहा जी सर इसका क्रॉस इनटू कर दो, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का XYZ बराबर 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में XYZ, ठीक है। अब बताओ किसी का और भी कोई क्वेश्चन हो पूछ लो। क्वेश्चन इसलिए नहीं बताते हैं कि बहुत सारे
बालक हैं फिर उनके भी क्वेश्चन हो जाते हैं, और भी बालक हैं उनके भी क्वेश्चन हो जाते हैं, इसलिए नहीं बताता हूँ। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आज मेरा दिमाग अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, इस दिमाग पर आज कोई लोड ही नहीं पड़ा, क्योंकि आज ऑफलाइन कोचिंग की छुट्टी थी तो मैं सोता रहा। ठीक है, आज एकदम दिमाग फ्रेश है, क्वेश्चन पूछते रहिए, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में जब मैं पूरा दिन पढ़ाता हूँ थक जाता हूँ। आज कोई दिक्कत नहीं, आज छुट्टी थी, आज नहीं थका हूँ, आराम से पूछते रहिए क्वेश्चन। आज पूछते रहिए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। शिवानी सिंह पीडीएफ सेंड कर दो, कुछ लिख के तो भेजा नहीं है, मैं देखूंगा देखूंगा, नाम लिख के भेजा करो, जैसे यहाँ पर जो नाम होता है यही नाम लिख के भेजा करो, यहाँ पे कुछ और नाम है, और जब सेंड करते हो कुछ ना कुछ तो वहां पर कुछ और नाम है, तो भयभीत हो जाता है। कमलेश कह रहा है। अगला क्वेश्चन देख भाई, ये सवाल है ए बराबर इतना तो दिखाइए इसके बराबर उतना, लग जाएगा, जल्दी बताओ, रिपीटेड क्वेश्चन है, 2023 के सेट में ये मिल जाएगा, चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, मतलब 7 तक सेट मैंने कंप्लीट करवाए 2023 के 2022 के, तो उसमें देख लेना ये मिल जाएगा। बता भाई हो जाएगा या नहीं होगा, जल्दी बता भाई, ना हो तो मैं इसको लगवा देता हूं। उन्नति नायक कह रहे हैं सर मैं परेशान हूँ। क्यों परेशान हो भाई, सब कुछ तो दे दिया मैंने अपना दिल भी तुमको निकाल के दे दिया है, और क्या चाहिए, मोहब्बत हो गई है तुमसे भाई। क्यों भाई प्रदीप भाई, हमको मोहब्बत हो गई है, किससे हो गई है, उन्नति नायक से हो गई है, मैंने दिल दे दिया है, दिल का आना हाय हाय, दिल का जाना हाय हाय। कमलेश कह रहे हैं गुरुजी क्या कह रहे हैं, हाँ अंकित जी पूरा करवा दूंगा, टेंशन ना ले भाई, जब तक गुरुजी हैं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बता रहा हूं उतना तैयार करो, उसके अलावा कुछ मत तैयार करो, पेपर में क्वेश्चन मिलेगा 101%। बोर्ड गेम्स, ये कौन है भाई, CHEERFUL, बोर्ड गेम्स, विशाल आ गए हैं। बताओ और किसी को कोई समस्या हो तो बता दो, कमलेश को समस्या है, मंजू कुमारी तुमको केवल समस्या ये है कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा। मंजू कुमारी इस मोबाइल नंबर पर क्या करना है, एक मैसेज करना है, ठीक है, 760-762-0-452, मानव सर मैथ, मेरे नाम से सेव करो ना, दिक्कत क्या है, मैसेज कर देना, दे दूंगा नोट्स जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे पास, पूरा पेपर मिलेगा आपको, टेंशन ना लो। हाँ सिरे कह रहा है अगला क्वेश्चन, अंकित कह रहे हैं लव यू गुरुजी, हाँ प्यार हो गया है, बेदर्दी बालमा, गाना सुना है, बेदर्दी बालमा तेरा घर याद आता है। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं भाई, ये होमवर्क है या फिर कर लेना, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, cot x प्लस 10x का इंटीग्रेशन, बफाना रास आई तुझे हर जाई। सरजीत कह रहे हैं cot x प्लस 10x का इंटीग्रेशन, 9 बजे वाली क्लास में यही चल रहा है, पूछ लेना, 9 बजे वाली क्लास में पूछ लेना, क्लास में पूछ लेना, इंटीग्रेशन ही चल रहा है। सर जी सकते हैं 9 बजे वाली क्लास में इंटीग्रेशन ही चल रहा है, ठीक है, पूछ लेना वहां पर, यहाँ पे तो प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं, बता दूंगा 10x प्लस cot x। प्रदीप कह रहे 10 की घात 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 घात, तो मैंने इस सवाल को बता भी दिया है आपको, देख लेना, ठीक है, आपको मिलेगा पार्ट 6 जो मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, अब कलच के अनुप्रयोग, तुम लोग तो क्लास ही नहीं देखते हो, 1 बाय 1 क्लास देखी, आपका क्वेश्चन हो चुका है पार्ट 6 में, 10x की होल घात 10x होल घात 10x, ये मैं बता चुका हूं, एक बार देख लेना पूरी क्लास।
सर जी सक्सेना ये सारे के सारे सवाल मैं आपके बता दूंगा, अभी बता दूं क्या? cot x प्लस टेन एक्स, समाकलन वहीं पूछना 9 बजे वाली क्लास में। ठीक है शिवानी सिंह, 8 बजे SMS करना, मैं देख लूंगा, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत है यही नाम लिख के भेजा करो, अगर नाम दूसरा दूसरा लिख के भेजते हो तो दिक्कत हो जाती है गुरु को। अब ये क्वेश्चन बता दो भाई, अब का समीकरण है 1 कोटि 1 घात का, कौन सी विधि लगेगी? जल्दी बताओ कौन सी विधि लगेगी इसमें 1 कोटि 1 घात के अवकल समीकरण में? तो मैं आपको बताता हूं, अगर x और y के पद इनटू में लिखे हैं तो चरों को पृथक करने की विधि लगेगी, अगर ऐसा नहीं है तो चरों को पृथक करने की विधि नहीं लगेगी। तो यहां पे देखो ये माइनस का पद दिखाई दे रहा है, तो यहां से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर अलग नहीं कर सकते हो। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जब अलग नहीं कर सकते हैं तो चरों को पृथक करने की विधि नहीं लगेगी। अब उसके बाद दूसरी विधि चेक करो, समघातीय अवकल समीकरण में क्या होता है, हर एक पद में समान घात होना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं देखूं 2 घात, यहां पे देखो 2 घात एक्स और वाई की एकक 2 हो गई, हर एक पद में समान घात है तो समघातीय अवकल समीकरण है। अब फटाफट y बराबर bx से लगा लो, बताओ ये हो जाएगा या नहीं होगा? सारे सारे स्टूडेंट बताएं, अगर हो जाए तो इसको मैं छोड़ दूं, ना लगे तो इसको मैं लगा दूं, जल्दी बताओ भाई। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy बराबर 0, जल्दी बताओ फटाफट, हो जाएगा? पहले तो आपको dy अपॉन dx का मान निकालना पड़ेगा, 2xy dy, जब इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस आएगा, माइनस का इनटू कर दो तो बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। तो यहां से अगर मैं dy अपॉन dx का मान निकालूं तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अपान में 2xy, इसे समीकरण 1 डालो। इसको मैंने पक्षांतर किया, निगेटिव नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि मैंने माइनस से अंदर इनटू कर दिया, बाद वाला पहले लिख दिया, पहले वाला बाद में लिख दिया। हल करने के लिए y बराबर bx, हल करने के लिए y बराबर bx, जहां जहां y दिख रहा है bx रखेंगे, dy अपॉन dx का मान यहां से निकाल दो। आपने कहा जी सर, फर्स्ट और सेकंड ले लो, फर्स्ट को जैसे तैसा सेकंड वाले का अवकलन 1 होता है, सेकंड वाला जैसे तैसा पहले वाले का अवकलन। ये दोनों मान किस में रखना है? समीकरण 1 में। तो यहाँ पे लिखो समीकरण 1 से, आपने कहा जी सर, समीकरण 1 में डालते हैं तो b प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स बराबर, जहां जहां y है कितना रख दो, bx रख दो, बराबर में b ही बचेगा बाकी सब कटेगा, बराबर में b ही बचेगा बाकी सब कटेगा। तो एक्स स्क्वायर ऊपर और एक्स स्क्वायर नीचे उड़ा दो, इतना तो जानते हो। यहाँ पे हर एक सवाल में x कटता है तो यहाँ पर भी कटेगा। समघातीय अवकल समीकरण से अगर सवाल लगा रहे हो, चाहे कोई सा सवाल लगाओ, यहाँ पे x कटेगा, जो बचेगा वो b ही बचेगा हर एक सवाल में। तो मैंने काट दिया, अब जो बचा उसको मैंने लिखा। अब इतना ध्यान रखना है कि अगर बराबर में b बचा तो b का पक्षांतर करेंगे, बराबर में अगर b बचा, b का पद, तो b का पक्षांतर करेंगे। याद रखना, जैसे ही x कट जाए b का आपको पक्षांतर करना है। तो x db अपॉन dx बराबर v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2b माइनस का b। ठीक है, b का पक्षांतर कर दिया। यहाँ पे लघुत्तम लेंगे, फिर उसके बाद व्युत्क्रम करेंगे। तो v स्क्वायर माइनस 1, इसका इसमें इंटू करेंगे 2b स्क्वायर, तो माइनस का b स्क्वायर माइनस का 1, क्योंकि घटाओगे ना तो इतना मिलेगा 2b। यहाँ पे x db अपॉन dx, अब व्युत्क्रम कर दो। व्युत्क्रम का मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ये लो माइनस कॉमन ले लो, तो b स्क्वायर प्लस का 1। अब कर दो समाकलन, लेकिन पहले चरों को पृथक करने की विधि लगा दो, उसके बाद समाकलन करेंगे। चरों को पृथक करने की विधि, आपने कहा जी सर,
चरों को पृथक करने की विधि लगा लेता हूं। लगा लो, dv का क्रॉस इंटू कर दो, तो dx अपॉन एक्स बराबर माइनस 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 dv। अब कर दो समाकलन, कर दो दोनों तरफ का समाकलन। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा जल्दी बताओ। आपने कहा नीचे वाले का अवकलन करेंगे, ऊपर वाला अगर मिलेगा तो लॉग के बाद में लिख देंगे। क्यों? क्योंकि एक फार्मूला होता है, नीचे वाले का अवकलन करो, ऊपर वाला अगर मिलेगा तो लॉग के बाद में नीचे वाला लिखा जाता है। ये तो आप जानते ही हो, जानते हो तो भाई साहब लॉग के बाद में लिख दो। ये मैं बता चुका हूं आपको फार्मूला, एक घात और आधी घात का, ये तो हो जाएगा। ये लॉग के बाद में लिख दो, क्योंकि नीचे वाले का अवकलन करेंगे, ऊपर वाला मिलेगा। अब b का मान रख दो तो मेरा वक्र का समीकरण निकल के आ जाएगा। b का मान रख दो, आपने कहा जी सर, बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 और प्लस 3। ये क्या निकला? वक्र का समीकरण निकला है, लेकिन विशिष्ट हल में निकला है। यहाँ पे लिखेंगे ये वक्र का तो समीकरण निकला है। अगर c आपको दिखाई दे रहा है तो व्यापक हल में निकला है, और c का मान निकालना पड़े तो विशिष्ट हल में निकलेगा। ये ध्यान रखना। तो मेरे को c का मान यहाँ पे नहीं निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि x और y का मान अगर अलग से मिल जाता है यहाँ पे, जैसे x का मान 0, y का मान, तो मेरे को c का मान निकालना पड़ता और c का मान उसी में रख देते, तो मेरा क्या निकल के आता? वक्र का समीकरण, लेकिन विशिष्ट हल में निकल के आता। यहाँ पे c आपको दिखाई दे रहा है तो व्यापक हल में निकला है। वक्र का समीकरण किस में निकला? व्यापक हल में, क्योंकि c आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको लगाना है। ओके विष्णु, बता भाई विष्णु, जो भी नए बालक जुड़ रहे हैं चैनल से, लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, 6:30 बजे क्लास चलती है, रोज 9 बजे भी क्लास आपको लेनी है, क्योंकि चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं। पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। पार्ट 7 चल रहा है समाकलन। अगले क्वेश्चन की बारी नहीं करूंगा, इसके साथ कोई आ रही। ये तो क्वेश्चन सिंपल है। अंतराल ज्ञात कीजिए, f(x) बराबर जो है फलन क्या है? वर्धमान है। तो वर्धमान के लिए अंतराल आपको बताना है। ठीक है भाई, क्या लिखोगे? दिया गया फलन, एक बार अवकलन करना पड़ता है। वर्धमान एवं ह्रास माने सवाल में एक बार आपको अवकलन करना पड़ेगा। तो 2x स्क्वायर माइनस का 3x, 2x स्क्वायर माइनस का 3x, एक बार अवकलन करो x के सापेक्ष। जल्दी बताओ, x के सापेक्ष एक बार अवकलन करो तो f डैश x के बराबर कितना हो जाएगा? इतना। ठीक है, अब x का मान निकालने के लिए f डैश x बराबर 0 करना पड़ता है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये मेरा क्या हो गया? पेस्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से x का मान निकाल लो तो 4x बराबर 3 आ जाएगा। x का मान अगर निकालें यहाँ पे 3/4 आ जाएगा। अब संख्या रेखा बना लो। आपने कहा जी सर, ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट। क्या करोगे? x का मान बीच में रख लो। अब रेखा में कितने स्पेस बने हैं? रेखा में जितने स्पेस आपको दिख रहे हैं, समझो उतने ही अंतराल मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, रेखा में कितने स्पेस दिखाई दे रहे हैं? जितने स्पेस आपको दिखाई दे रहे हैं रेखा में, उतने ही अंतराल मिलेंगे। तो आपको टेबल बनाना पड़ेगी, और टेबल में आपको 3 कॉलम की जरूरत पड़ेगी। पहले वाले कॉलम में क्या लिखोगे? अंतराल। दूसरे वाले कॉलम में f डैश x का चिन्ह। तीसरे वाले कॉलम में fx की पहचान। इतना आपको करना पड़ेगा। तो आपने कहा जी सर, बना लेते हैं टेबल। बना लो, जल्दी टेबल बना लो। और पहले वाले कॉलम में क्या लिख लो? पहले वाले कॉलम में आपको अंतराल लिखना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं अंतराल। ठीक है, दूसरे वाले में f डैश x का चिन्ह। तीसरे वाले कॉलम में fx की पहचान। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कितने स्पेस आपको दिखाई दे रहे हैं।
तो यहाँ पर मेरे को दो स्पेस दिखाई दे रहे हैं, एक और दो। एक अंतराल ये बना, एक अंतराल ये बना। पहला अंतराल बना है मेरा इतना, दूसरा अंतराल बना है इतना, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्ट चिन्ह बताता हूँ। बेबी कर्व मेथड से क्या होता है, डायरेक्ट चिन्ह बताओगे यहाँ पे बेबी कर्व मेथड क्या करता है, डायरेक्ट आपको चिन्ह बताता है। डायरेक्ट चिन्ह एफ डैश एक्स के, डायरेक्ट चिन्ह। बेबी कर्व मेथड क्या बताता है, डायरेक्ट चिन्ह बताता है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। बेबी कर्व मेथड कहता है पीछे से आपको प्लस, फिर उसके बाद अल्टरनेट से लिखना है। पहले आपको प्लस लिखना है, ठीक है। प्लस करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, अल्टरनेट से लिखना है। जितने स्पेस आपको दिखाई दें, प्लस के बाद में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ये बेबी कर्व मेथड क्या करता है, डायरेक्ट चिन्ह बताता है, चेक करने की जरूरत नहीं है। चेक कौन करवाता है, जो 50 रुपए के टीचर होते हैं वही चेक करवाते हैं। ऐसे ऐसे कहेंगे एक्स का मान बताओ कितना, यहाँ पे रखो, कौन सा चिन्ह मिला यहाँ पे लिखो, है ना। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपको बता दिए। तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव और यहाँ पे आएगा नेगेटिव। पॉजिटिव पे क्या होगा, वर्धमान, नेगेटिव पे क्या होगा, ह्रासमान। तो इस तरीके से आपको बताना। बताओ यहाँ पर मजा आ गया, यहाँ पर आप लोगों को मजा आ गया। एफ डैश एक्स का चिन्ह डायरेक्ट आपको लिखना है, चेक करने की जरूरत नहीं है। बताओ जय, जल्दी बताओ। विष्णु, मेरे को अंतराल बताना है, वर्धमान के लिए बताना है। प्लस देखो, प्लस, सारे के सारे स्टूडेंट क्या करें, प्लस देखें। प्लस जहां आपको प्लस दिखाई दे रहा है समझो वहीं पर आपको देखना है, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपने कहा जी सर मैंने देखा है, ये प्लस है, प्लस के सामने ये प्लस है, प्लस के सामने वर्धमान के सामने ये वाला हो जाएगा अंतराल। तो वर्धमान के लिए अंतराल, वर्धमान के लिए अंतराल जो आया है मेरा माइनस इनफाइनाइट लेस देन एक्स लेस देन 3/4, या करके ऐसे भी लिख सकते हो माइनस इनफाइनाइट 3/4। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो गई, पहला आपको नेगेटिव मिला है, इसको ऊपर कर लो, इसको क्या कर लो, ऊपर कर लो, या फिर इसे बदल लो, हटाओ इसे, यहाँ पर भी हटा दूं। पहला नेगेटिव दे रहा था, ठीक है, ये वाला पॉजिटिव दे रहा था। तो यहाँ पर आपका ह्रासमान आएगा और यहाँ पे आपका आएगा वर्धमान। तो इसको मैं हटाता हूँ, फिर बाद में लिखूंगा, ठीक है भाई। यहाँ पे आपका नेगेटिव आएगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव पे फलन क्या हो जाएगा, ह्रासमान हो जाएगा, और पॉजिटिव पे क्या हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। बताओ भाई, वर्धमान के लिए अंतराल, वर्धमान के लिए अंतराल ये वाला है 3/4 से कहाँ तक बताए, इनफाइनाइट। ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो 3/4 का ऐसे लिखो, ठीक है भाई। आप मैथ इतना अच्छा पढ़ाते तो फिजिक्स पढ़ाते तो जगत ही बदल देते। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो, अगला सवाल, ये सवाल लगाओ, बहुत अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दो, ये आता बहुत है। यहाँ पे क्या लिखा है, क्रमशः 3, 4, 5 परिमाण के 3 सदिश। परिमाण का मतलब क्या होता है, मापांक, याद रखना। परिमाण का मतलब होता है मापांक। तो वेक्टर ए का मापांक, वेक्टर बी का मापांक, वेक्टर सी का मापांक दिया गया है 3, 4, 5। फिर बोला है इस प्रकार है कि इसमें से प्रत्येक शेष 2 शेषों के योगफल के लंबवत हैं। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का परिमाण ज्ञात कीजिए, मतलब इसका मापांक निकालना है। परिमाण का मतलब मापांक। ये सवाल हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर मैं बता रहा हूँ।
इसका आपको क्या निकालना है, मापांक, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मापांक। हमेशा ध्यान रखो, अगर 3 4 5 दिखाई दे रहा है तो रूट के अंदर 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग कितना आएगा, 50, मतलब 5√2 निकलेगा। इसका ये आंसर है भाई, हो जाएगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा 2023 के सेट 1 से लेकर सेट 7 तक, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। चाहे आप 2020 के सेट उठा लो जितने मैंने कंप्लीट करवाए, या फिर 2022 के सेट देख लो, सेट 1 से लेकर सेट 7 तक, कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा आपको। अगर चाहो तो लगवा लो हमसे, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस है, आपको तैयार करना है। मैं क्या करूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 4 5 कहीं आपको दिखाई दे, रूट के अंदर 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग 50 आता है रूट के अंदर, बाहर निकालोगे 5√2। ये फेमस क्वेश्चन है, चेंज नहीं होता है। पेपर में सेम टू सेम सवाल मिलेगा, सेम टू सेम 3 4 5 का मिलेगा भाई। अंकित जी कह रहे हैं लगा दीजिए, चलो भाई लगवा देता हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है भाई। सबसे पहले उसने क्या बोला है, सबसे पहले उसने बोला है भैया मापांक दिए गए हैं, मैंने कहा लिख लो, वेक्टर ए का मापांक, फिर वेक्टर बी का मापांक, फिर वेक्टर सी का मापांक। तो यहां पर मेरे को बताया है 3 4 5, ठीक है। अगर इसका मापांक निकालना है तो स्क्वायर लेके चलो, क्यों, क्योंकि स्क्वायर जब लेके चलोगे तभी वेक्टर ए का मापांक, वेक्टर बी का मापांक, वेक्टर सी का मापांक बनेगा, जब स्क्वायर लेके चलोगे। तो मैंने कहा जी सर स्क्वायर में लेके चलूंगा इसका, और आप जानते हो इसे कैसे लिखा जाएगा, डायरेक्ट अगर आपने ओपन कर दिया तो नंबर काटेगा टीचर, जैसे आपने डायरेक्ट ओपन कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी सी प्लस सी, डायरेक्ट अगर ओपन कर दिया तो नंबर काटेगा। तो इसीलिए वेक्टर में डायरेक्ट आपको फार्मूला यूज नहीं करना है, चाहे 2 के लिए हो चाहे 3 के लिए हो, चाहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूले आपको यूज नहीं करना वेक्टर में। नंबर काट लेता है टीचर जब कॉपी चेक करेगा, तो डायरेक्ट यूज ना करो। इसे कैसे लिखोगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसे ऐसे लिखो 2 बार, क्योंकि यहाँ पे क्रम विनिमय नियम यूज आपको करना है। यहाँ पर अगर क्रम विनिमय नियम यूज होता तो डायरेक्ट फार्मूला लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्रम विनिमय नियम यूज नहीं होगा, ना तो इसमें हो रहा है ना तो इसमें हो रहा है। और डाट में हमेशा याद रखो क्रम विनिमय नियम यूज होता है, ए बी का बी ए हो जाता है। तो आपने कहा जी सर पहले आप क्या करिए ए का इन तीनों में डाट लगाइए। तो मैंने कहा जी सर देखो ऐसे करके डाट में लगा रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ डाट लगाओ। पहला ब्रैकेट हो गया, दूसरा बी ले लो, बी का ए के साथ, बी का बी के साथ, बी का सी के साथ, अब सी ले लो, सी का ए के साथ, सी का बी के साथ, सी का सी के साथ, ठीक है। सेम टू सेम का बता दो, सारे के सारे बालक सेम टू सेम का बता दें। सेम टू सेम का मतलब ये होता है सेम टू सेम, चाहे वही बी का बी में लगा रहे हो तो इतना आता है। तो सेम टू सेम यहाँ दिखाई दिया, सेम टू सेम यहाँ दिखाई दिया, सेम टू सेम यहाँ दिखाई दिया। तो मैंने कहा भाई साहब मैंने ये लिख दिया ऐसे करके, ठीक है भाई। अब इसके बाद इन दोनों में कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है योगफल, मतलब 2 सदिशों के योगफल पर क्या है, लंबवत है। क्या लंबवत है, प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब है, प्रत्येक का मतलब ये है कि अगर ए आपने लिया है तो योगफल किसके साथ होगा, बी और सी के साथ। तो यहां से देखिए अगर मैं यहां पर ए कॉमन ले लेता हूं, ए कॉमन ले लेता हूं, कितना मिलेगा, बी प्लस सी मिलेगा। अगर इन दोनों से ए कॉमन ले लो बी प्लस सी मिलेगा, इन दोनों से कॉमन ले लो वेक्टर बी डॉट, तो यहां से ए यहां से सी मिलेगा, तो ए प्लस सी। अब यहां से देख लो, यहां से कॉमन देख लो क्या मिला, वेक्टर सी डॉट कॉमन मिल गया, वेक्टर सी डॉट कॉमन मिल गया यहां से, तो ए और बी बचा।
तो लंबवत में शर्त बता दो क्या होती है। लंबवत में हर एक स्टूडेंट जानता है 0 होता है। लंबवत में शर्त क्या बनती है? 0। तो ये 0, ये 0 और ये 0। ठीक है भाई, चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख देता हूँ। क्या मैं लिखूंगा? इसे मैं नीचे करता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ और लिखो। और उसने ये बोला है कि अगर आपने वेक्टर ए लिया, प्रत्येक का मतलब वेक्टर ए लिया, शेष 2 का योगफल मतलब ए के बाद में बी और सी मिलेगा। ठीक है, इसका 0 लिख दो। फिर उसने बोला अगर बी मिला, अगर आपने प्रत्येक मतलब बी ले लिया तो बी के बाद में सी और ए रहेगा, तो सी ए का योगफल लंबवत में क्या होता है? 0। फिर कामा लगा लो। अगर आपने सी ले लिया, सी के बाद में ए और बी बचेगा, तो ये लो 0। तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। अब आप लोग क्या करो, मान रखो। मान आपने कहा जी सर मान रखेंगे। इसका मान क्या है? 3, तो 3 का वर्ग। इसका मान क्या है? 4, तो 4 का वर्ग। इसका 5, तो 5 का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे ये कॉपी कर लो, क्योंकि मेरे को घात हटानी है, रूट भी लगाना है। तो आपने कहा जी सर कॉपी करते रहिए। ये लो भाई, और कॉपी कर लेता हूँ। आ जा भाई, चलो यहाँ पे देखो 3 का वर्ग 9, 16, 50। ठीक है, घात हटाएंगे, कितना आएगा? रूट के अंदर 50 आएगा। जोड़ो भाई, आप जानते हो 16 9 25 25 50। पहले से ही मैंने उत्तर बता दिया था कि कितना मिल जाएगा। तो आपने कहा जी सर घात हटी और रूट चढ़ गया, तो बाहर कितना निकल के आएगा? 5 और यहाँ पे √2। ये उत्तर निकला। ठीक है, याद रखना 3 4 5 सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा। 3 4 5 का सेम टू सेम मिलेगा, और उत्तर जो है रूट के अंदर 50 आता है। 50 आता है तो बाहर आप जानते हो 5 निकलेगा, अंदर √2 आपको लिख लेना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ भाई। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ फटाफट, सारे के सारे स्टूडेंट बताएं। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ भाई फटाफट। सर आप चाय पीते हो? हाँ पीता हूँ चाय, कभी कभी पीता हूँ, कंटिन्यू नहीं पीता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है पहला छठे का एक आव्यूह दिया गया है, फिर कहता है एक समीकरण सिद्ध करना है। मतलब इतना आपको लेके चलना है। क्या निकाल देना है? एक 0 आव्यूह निकालना है। तो ये क्वेश्चन कई बार मैं बता चुका हूँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कर लेना। एक क्वेश्चन तो मिलेगा आपको आव्यूह वाला, एक सवाल आपको मिलेगा जिसमें समीकरण ही सिद्ध करवाएगा। एक सवाल 101% आपको मिलेगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा? पहले ये बताइए फटाफट, सारे सारे स्टूडेंट बताएं। अगला सवाल मैं बताता हूं आपको करना कैसे है। यहाँ पे लिखा है y के बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो दिखाइए इसके बराबर ये देख लीजिए। अगर ये ना दिखे तो ये देख लीजिएगा। सवाल एकदम बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हो कि इस प्रकार के सवाल में क्या होता है, 2 मेथड की जानकारी होना चाहिए। पहला मेथड जो होता है मैचिंग मेथड होता है, दूसरा जो मेथड होता है LHS बराबर RHS का मेथड होता है। तो ये जानकारी आपको होना चाहिए कि LHS बराबर RHS का मेथड कब लगेगा और मैचिंग का मेथड कब लगेगा। ये बहुत बार सवाल मैं बता चुका हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है। जितने भी बालक मेरी रोज क्लास करते हैं, जितने भी बालक मेरी रोज क्लास करते हैं उनको पता है ये क्वेश्चन रिपीटेड है। और 2 मेथड की आपको जानकारी होना चाहिए। मैचिंग मेथड तब लगता है जब
dy अपॉन dx का मान अंश बटे हर में निकलेगा, तब आपको मैचिंग मेथड लगाना है। LHS बराबर RHS का मेथड तब लगेगा जब dy अपॉन dx का मान केवल अंश में निकलेगा। क्या निकलेगा? केवल अंश में निकलेगा। केवल अंश में निकलेगा तब LHS बराबर RHS का मेथड आपको लगाना है। तो फटाफट सारे के सारे मेरे प्यारे भाई क्लास को लाइक कर दें। हो जाएगा शिवानी जी? ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मैं करवा चुका हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन। देखो एक प्रश्न मिलेगा आपको इस प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है। अब कल जो है 6:30 बजे आपको आना है। अभी 9 बजे वाली क्लास में भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दो भाई। जय हिंद, जय भारत।